नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 24 अगस्त 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो, पेपर्स अभी तक आपने मेंस के देख लिए होंगे। और देखो, जो लोग रेगुलर है ना एडिटोरियल डिस्कशन में, रेगुलर हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन देख लिया 2 दिन नहीं देखा, उन्होंने देखो ये चीज फील भी कर ली होगी कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो एडिटोरियल से आ रहे हैं। खास करके पेपर 2 और पेपर 3 के आप देखो, पेपर 2 और पेपर 3 के तो ज्यादातर क्वेश्चंस एडिटोरियल डिस्कशन से पूरे पूरे सोल्व हो रहे हैं। हाँ, पेपर 1 में क्या होता है कि थोड़ा कोर सिलेबस ज्यादा होता है, करंट वाला सिलेबस नहीं है। पेपर 1 में कोर सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो उसके थोड़े कम क्वेश्चंस हो रहे हैं। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन जिसको देखो 10 साल भी पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए, सोच के देखो, एक वीडियो 10 साल से आ रही है लगातार 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 लगातार। अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। इस चीज को तो देखो आप भी मानते होंगे कि एक वीडियो, जो एक सीरीज जो लगातार 10 साल से चल रही है, इतने सालों से तो कोई टीवी सीरीज नहीं चलती। ठीक है, 10 साल हैप्पी बर्थडे था अपनी एडिटोरियल डिस्कशन का। तो जबरदस्त अपनी कम्युनिटी है और आपको भी गर्व होना चाहिए। मुझे तो आप लोगों पे गर्व है। आप लोग जरूर देश के लिए बहुत बढ़िया करोगे। और आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं सीधा। आज सरप्राइज है कौन कौन से इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, पहले से नहीं बताता हूं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में फूड सेफ्टी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, मान लो आपने ना बाहर से एक मस्त सी बिरयानी ऑर्डर की या फिर मिठाई ऑर्डर की, लेकिन क्या आप भरोसा कर सकते हो वो जो मिठाई या फिर बिरयानी आपने ऑर्डर की है क्या वो सेफ है? देखो, आजकल तो सही बताऊं तो भरोसा सा टूट गया है। महाराष्ट्र में ना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ना जबरदस्त क्रैकडाउन किया। उन्होंने 1100 से ज्यादा इंस्पेक्शंस किए होटल्स, डेयरीज, बेकरीज और यहां तक कि फूड डिलीवरी जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, इनके डार्क स्टोर्स पर भी छापा मारा गया। लाइसेंसेस कैंसिल हुए, एफआईआर दर्ज हुई। अब देखो, महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे ने जो किया वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब, वैसे देखो, एक आर्टिकल से हट के एक बात बोलूं तो तुकाराम मुंडे ये शो करते हैं कि भाई आपके अंदर पॉलिटिकल विल है ना, मतलब एक्शन लेने की अगर इच्छा शक्ति है ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो पहले भी था, नहीं काम कर रहा था, लेकिन तुकाराम मुंडे ने काम करवाया। डर पैदा हुआ रेस्टोरेंट्स में कि बढ़िया माल इस्तेमाल करना है। तो ये पावर होती है एक ऑफिसर की, अगर वो यूज करना चाहे तो। चलो मेन आर्टिकल पे आते हैं। ये तो अलग इशू है, आएगा इस पे आर्टिकल मुझे लग रहा है। तो राइटर बोलते हैं, देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। इससे ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में ना कितने सारे रूप होल्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो बार बार कॉम्प्रोमाइज होती है। अक्सर देखो, हम ना ये सोचते हैं कि खाना अगर टेस्टी है ना तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई लीगली जो कंसेप्ट है ना वो अलग है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, अब इसका सेक्शन 3(1) क्यों है? अब इसके हिसाब से ना फूड सेफ्टी का मतलब एश्योरेंस है कि फूड जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए एक्सेप्टेबल है। मतलब फूड सेफ्टी का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी मतलब गारंटी कि जो खाना आप खा रहे हो ना वो आपको बीमार नहीं करेगा, उसमें मिलावट नहीं होगी, बल्कि वो खाना हाइजीन से बनाया गया होगा, उसमें केमिकल्स नहीं होंगे और अनसेफ ढंग से इंग्रेडिएंट्स को हैंडल नहीं किया गया होगा। यह मतलब है फूड सेफ्टी का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में। अब आप सोचोगे सर थोड़ी मिलावट हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप सोचोगे नहीं ऐसा, क्योंकि थोड़ी या ज्यादा मिलावट तो खराबी होती है। बट राइटर क्या बोलते हैं वो देखो। राइटर देखो 5 डायमेंशंस देते हैं। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। देखो, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो मिलावट की वजह से ना सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। आज के समय में आपको पता है डायबिटीज और जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जिन्हें क्रोनिक बीमारियां कहा जाता है वो बढ़ रही हैं। आप डेटा याद रखिए, इंडिया देखो ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट के मामले में ना पूरे वर्ल्ड में 15वें नंबर पे है। मतलब खाने की वजह से जो डिजीज होते हैं ना और उनकी वजह से जो जाने जाती हैं, तो इंडिया में 15वें नंबर पे सबसे ज्यादा जाने जाती हैं खराब खाने की वजह से।
फिर दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक एंड एक्सपोर्ट लॉसेस। देखो अनसेफ फूड आपको लगता है सिर्फ पेट खराब करता है, नहीं, इकोनॉमी भी खराब कर देता है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ फूड अगर अनसेफ है ना भाई, वो दूसरी कंट्रीज फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, सॉरी इंपोर्ट नहीं करेंगी, एक्सपोर्ट तो हम करेंगे ना, मतलब वो इंपोर्ट करेंगी नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में जो मसालों के ब्रांड है ना, जैसे एमडीएच है, एवरेस्ट है, अब इनमें ना पेस्टिसाइड्स मिले थे। क्या मिले थे? पेस्टिसाइड्स मिले थे। हांगकांग, सिंगापुर, यूएस और यूके में एक्शन लिया गया इन मसालों के अगेंस्ट। तो इससे हमारा मेक इन इंडिया जो ब्रांड है ना, वो भी देखो फिर प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। खेती में देखो पेस्टिसाइड्स का ना ओवर यूज किया जाता है ना, तो सिर्फ खाना जहरीला नहीं बनता, बल्कि हमारी जो मिट्टी है या फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाता है, इससे भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, इरोजन ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट। 100% देखो नेचुरल लिख देने से प्रोडक्ट नेचुरल नहीं बन जाता। मिसलीडिंग एड से ना जनता का जो भरोसा है वो टूट जाता है। एक वीडियो वायरल होती है ना कि खाने में कीड़े मिले, तो भाई सोच के देखो कितने लोग बाहर खाना छोड़ देते हैं, कितने लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, आप सोचो। नेक्स्ट है हेल्थ केयर बर्डन। जब लोग देखो ज्यादा बीमार होंगे ना, तो फिर देखो पब्लिक हॉस्पिटल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और देश की जो प्रोडक्टिविटी है फिर वो उस पर फर्क पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि कानून क्या है हमारे देश में। देखो सबसे पहली चीज, देखो आजादी के बाद ना हमारे देश ने कोशिश तो की है खाने की क्वालिटी को मेंटेन करने की। आप टाइमलाइन समझिए। 1954 में एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये इंडिया का देखो पहला कॉम्प्रिहेंसिव कानून था और मेन फोकस था मिलावट को रोकना। लेकिन ये एक रिएक्टिव अप्रोच थी कि उस समय मिलावट के मामले सामने आ रहे थे, तो फिर ये कानून बनाना पड़ा। समझ गए? रिएक्टिव का मतलब होता है कि बीमारी होने के बाद में एक्शन लेना। फिर 1970 से लेके 1990s के बीच में बहुत सारे ऑर्डर आए फूड सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, अलग अलग ये जो ऑर्डर आए थे कानून बन गए। अब इसकी वजह से सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर 2006 में एक जबरदस्त गेम चेंजर एक्ट आया। इसने ना पुराने सभी फूड सेफ्टी से संबंधित एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। ये था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसने अप्रोच को ना रिएक्टिव से प्रिवेंटिव बना दिया, यानी खाना फार्म से लेकर फोक तक सेफ होना चाहिए, खेत से लेकर थाली तक खाना जो है वो सेफ होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं इस एक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। मतलब क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। एक्ट के अंदर ना एक बॉडी का प्रोविजन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो अथॉरिटी है ना, ये स्टैंडर्ड सेट करती है, जैसे किसी प्रोडक्ट के अंदर पेस्टिसाइड्स की मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट कितनी हो सकती है। और इसके लिए इस अथॉरिटी के पास में ना साइंटिफिक पैनल्स भी होते हैं जो बताते हैं कि कितना पेस्टिसाइड के रेजिड्यू हों तो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए सेफ है। लेकिन देखो ग्राउंड लेवल पे लॉज लागू कैसे होते हैं, तो उसके लिए फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क है। डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क कैसे? देखो जैसे सेंटर लेवल पे तो FSSAI है, ये अथॉरिटी जिसकी मैंने बात की, ये स्टैंडर्ड सेट करती है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे करना होता है और उसके लिए होते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, जो अभी तुकाराम मुंडे हैं। इंप्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होता है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो इंप्लीमेंट करते हैं। और इसके अलावा देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं, लाइसेंस इशू करना और नॉन कंप्लाइंट बिजनेसेस पे एक्शन लेना, ये सारा काम इन डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स का होता है। फिर एक्चुअल में फील्ड लेवल पे जो इंस्पेक्टर्स काम करते हैं वो होते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। ये एक्चुअल लेवल पे फील्ड पे काम करने वाले इंस्पेक्टर्स होते हैं। शॉप पर जाना, सैंपल्स कलेक्ट करना, हाइजीन चेक करना, ये सब फील्ड लेवल पे काम करने वाले ऑफिसर्स की ड्यूटी है। अब ये जो FSSAI जो है ना, इनके मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये हैं फूड सेफ्टी इंडिया मूवमेंट। इसका मेन मंत्र था ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। इसके अंदर बहुत सारे सब इनिशिएटिव्स हैं। फिर नेक्स्ट है
ईट राइट स्टेशन एंड कैंपस। इसमें क्या है, रेलवे स्टेशन और यूनिवर्सिटीज है ना, उनको ऑडिट करके सर्टिफाई किया जाता है कि वहां का जो खाना है वो सेफ होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। समझ गए। फिर नेक्स्ट है भोग इनिशिएटिव। ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। इसमें मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदों में जो प्रसाद मिलता है और जो लंगर खाया जाता है ना, उसकी हाइजीन इंश्योर की जाती है इस भोग इनिशिएटिव में। फिर एक है फोस्टैक। फोस्टैक में क्या होता है, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये देखो फूड हैंडलर्स और सुपरवाइजर्स को ना ट्रेन करता है कि हाइजीन आपको कैसे मेंटेन करनी है। फिर फोस्कोस है। फोस्कोस क्या है, ये है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे देखो बिजनेसेस अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ना ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो ये मेजर इनिशिएटिव्स हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, सारे तो देखो आपको नहीं पता होने चाहिए, एक दो देख लीजिए। यूएसए का है, यूएसए का है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। यूएसए देखो, यूएसए एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो पहले से ही हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करके प्रोसेस के दौरान चीजें ठीक करने की कोशिश करता है। मतलब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद चेक करने के बजाय तो अच्छा ये है ना, प्रोडक्ट जब बन रहा है तब आप देखो कितनी मिलावट हो सकती है, हाइजीन है या नहीं है। फिर यूरोपियन यूनियन का है RASFF, रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड। अगर देखो किसी एक EU कंट्री में कोई खाना अनसेफ मिलता है ना, तो रियल टाइम बेसिस पे तुरंत से सभी देशों को अलर्ट चला जाता है और मार्केट से वो जो प्रोडक्ट है वो रिकॉल कर लिया जाता है। फिर सिंगापुर का देख लीजिए। चलो पहले मैं सोच रहा था एक दो बताऊं, सारे ही देख लीजिए। सिंगापुर में क्या है, वहां पे देखो रेस्टोरेंट्स को ना उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर ग्रेड किया जाता है। अगर किसी का रिकॉर्ड खराब है ना, तो उसकी इंस्पेक्शन ज्यादा फ्रिक्वेंट होती है। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले वे फॉरवर्ड में सजेशन दिया जाता है राइडर के द्वारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें देखो रूरल और हाई रिस्क एरियाज में ना जल्दी से खाना टेस्ट करने वाली मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स और जल्दी से खाना चेक करने वाली लैब्स चाहिए। समझ रहे हो, मोबाइल टेस्टिंग यूनिट और मोबाइल लैब्स। फिर नेक्स्ट है टेक का यूज हमें करना होगा। AI का यूज आप करो रिस्क प्रोडिक्ट करने के लिए। DNA बार कोडिंग का आप यूज करो बढ़िया ढंग से। सैटेलाइट मैपिंग की सहायता से आना आप खेत में ही पेस्टिसाइड्स का कंटेमिनेशन पकड़ लो। फिर नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। जो देखो MSMEs अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, उन्हें सस्ता लोन दिलवा दो ताकि फूड सेफ्टी एक इंसेंटिव बन जाए। नेक्स्ट कोडेक्स एलिमेंटेरियस अलाइनमेंट। हमारे स्टैंडर्ड्स को देखो इस इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में लगातार हार्मोनाइज करना होगा ताकि एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये वैसे क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है फर्स्ट आर्टिकल के बेस पे। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्पेस सेक्टर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 23 अगस्त का जो दिन है ना, वो नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार स्पेस डे को मनाना और भी ज्यादा खास हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार ना हमने एक जबरदस्त नया जो माइलस्टोन था वो टच किया। क्या था वो माइलस्टोन? याद करो, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल लॉन्च की जो कैपेसिटी है अब वो डेवलप कर ली है। स्काई रूट एरोस्पेस ने एक रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम-1। ये एक ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है और इसने ना पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया। LU तो आपको पता ही है ना, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये अर्थ का सबसे नजदीक का ऑर्बिट है। लगभग देखो अर्थ से ये 200 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स है ना वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही घूमती हैं। तो ये जो प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च की कैपेसिटी हमने डेवलप की ना भाई, इस सक्सेस ने ना रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया दुनिया का ना तीसरा देश बन गया है जिसके पास ना प्राइवेट लॉन्च कैपेसिटी है। पहले हमारे से पहले सिर्फ 2 देशों के पास में ये प्राइवेट सेक्टर के पास में लॉन्च कैपेसिटी थी, एक चाइना, दूसरा US। तो ये इंडिया के लिए काफी गर्व की बात है। और जो मिशन था, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया, मिशन का नाम था
आगमन, आगमन आपको पता है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में अराइवल, समझ गए? तो सही मायने में देखो, ये एक नए इरा का आगमन ही है। ये मिशन 2022 का अगला कदम था। 2022 में भी स्काई रूट कंपनी का ना, स्काई रूट कंपनी ने एक विक्रम एस सब ऑर्बिटल फ्लाइट लॉन्च की थी जो सिर्फ स्पेस में घूम के आ गई, लेकिन अब तो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट ही लॉन्च कर दिया, समझ गए? मतलब 2022 में सब ऑर्बिटल लॉन्च था, अब ऑर्बिटल लॉन्च है। आप बोलोगे सर सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में फर्क क्या होता है, बता दीजिए। सब ऑर्बिटल में रॉकेट स्पेस छूकर वापस आता है, लेकिन ऑर्बिट पूरा नहीं करता। लेकिन ऑर्बिटल में ना रॉकेट अर्थ का चक्कर लगाता है, तो ये फर्क है सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो आगमन मिशन था ना, इसने ऑर्बिट में कई सारे जो पेलोड्स थे वो छोड़े, जैसे ग्रे स्पेस और कोस्मोसर्व स्पेस और स्काईरूट ऑन, मतलब इनके पेलोड्स स्पेस में छोड़े मिशन आगमन ने। ग्रे स्पेस ये इंडिया का एक नैनो सैटेलाइट पाथ फाइंडर था। नैनो सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जिनका वेट 1 से 10 किलो के बीच में होता है। कोस्मोसर्व स्पेस इस कंपनी का एक रोबोटिक आर्म था, ये स्पेस में ना कचरा पकड़ने के काम आएगा। स्काई रूट का खुद का पेलोड था, उनका अपना एक सैटेलाइट था जो उन्होंने लॉन्च किया रॉकेट की सहायता से। तो अब आगे चलते हैं। आज देखो इंडिया में ना 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। अब ये सब कुछ ना कुछ बनाते हैं, सैटेलाइट्स, रॉकेट इंजन्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सब कुछ। लेकिन 6 साल पहले अगर देखें तो भाई ये इम्पॉसिबल था। 2019 तक तो इसरो की टोटल मोनोपोली थी स्पेस सेक्टर पे। इसरो एक डिजाइनर था, लॉन्चर, ओनर, ऑपरेटर सब इसरो ही था, और प्राइवेट कंपनीज सिर्फ पुर्जे बनाती थी और पुर्जों को सप्लाई करती थी इसरो को, जैसे अनंत टेक्नोलॉजीज, MTAR टेक्नोलॉजीज, ये सब सिर्फ इसरो को पुर्जे बेचती थी। लेकिन इसरो डिजाइन पे काम करती थी, इसरो ही मैन्युफैक्चर करती थी, ये सारे काम इसरो करती थी। और प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी खुद का सैटेलाइट नहीं रख सकती थी, सर्विस देना तो दूर की बात है। लेकिन 2020 में एक क्रांति आ गई। सरकार ने इसरो की मोनोपोली खत्म कर दी 2020 में, और इसके लिए मोनोपोली खत्म करने के लिए 2 मेजर बॉडीज बनाई गई। एक इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये क्या है? ये एक ना सिंगल विंडो रेगुलेटर है। प्राइवेट कंपनीज को ना यहां से सारी परमिशन मिलती है। तो जो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में स्पेस कंपनी बनाना चाहते हो तो भाई सारी परमिशन आपको इस बॉडी से मिल जाएगी। दूसरा NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका काम ना इसरो की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट हाथों में देना है। मतलब पिछले 5 सालों में ना NSIL ने 118 एग्रीमेंट्स किए हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ में। तो ये टेक्नोलॉजी देती है इसरो की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को। फिर राइटर बोलते हैं, देखो इसरो ने ना अपने टेस्टिंग सेंटर्स भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के लिए खोल दिए। स्टार्टअप्स नए टेस्टिंग चैम्बर्स नहीं बना सकते थे, उनके लिए बहुत महंगा पड़ता था, बहुत सारी कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। इसरो ने डिस्काउंट पे अपनी फैसिलिटीज दी ताकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज काम कर सकें। और जो एकेडमिया है उन्होंने भी बढ़िया रोल प्ले किया। आप IIT मद्रास का एग्जांपल देखो, उस अकेले इंस्टीट्यूट ने ना 11 स्पेस स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है, मतलब तैयार किया है स्टार्टअप्स के आइडियाज को। फिर 2023 में ना पहली इंडिया की स्पेस पॉलिसी आई, नहीं पहली नहीं थी, पहले बहुत सारी हैं, मतलब नई स्पेस पॉलिसी आई 2023 में। तो इस स्पेस पॉलिसी ने ना रेगुलेशन को क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी कि स्पेस सेक्टर को सरकार कैसे रेगुलेट कर रही है। रेगुलेशन अगर ट्रांसपेरेंट हो ना तो प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करना आसान होता है, और रेगुलेशन सही हो तो फिर इन्वेस्टर्स भी आते हैं। फिर 2024 में सरकार ने FDI रूल्स भी आसान कर दिए। FDI रूल्स आसान कर दिए। आज के समय में FDI आना बहुत इजी है। कंपोनेंट्स में 100% FDI आ सकती है, 74% मैन्युफैक्चरिंग में, 49% लॉन्च व्हीकल्स में। तो इन सब ये जो सारे रिफॉर्म्स आए ना, इन रिफॉर्म्स का असर सीधा सीधा फंडिंग पे पड़ा है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट है
2021 में ना इंडिया में 21 स्टार्टअप्स थे जिन्होंने $43 मिलियन रेज किए, लेकिन 2026 के मिड तक ना टोटल फंडिंग मिली है $871 मिलियन और टोटल कंपनीज हो गई हैं 440। स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन $1.1 बिलियन से भी ज्यादा का हो गया है। और लोन से ठीक पहले ना स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने एक बड़ा फंड भी उठाया। इनको 50 से लेके $60 मिलियन के बीच में वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना उनसे फंड मिला, तो वैल्यूएशन इनकी $1.1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। लेकिन ये देखो अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन रिस्क भी है। रिस्क क्या है? मार्केट देखो बड़ा हो रहा है और लोग ना रिस्क लेने से डर रहे हैं। टोटल कैपिटल का देखो, जितना टोटल फंडिंग आई है ना स्पेस स्टार्टअप्स में, उसका 60% तो सिर्फ 4 स्टार्टअप्स को मिला है। सिर्फ 4 स्टार्टअप्स को, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, अग्निकुल कॉस्मोस और दिगांतारा। सिर्फ इन 4 कंपनीज को 60% फंडिंग मिली है, बाकियों को नहीं मिली है। और ये प्रॉब्लम देखो सिर्फ इंडिया की नहीं है, इवन यूएस और चाइना भी यही स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। यूएस में जो वहां की स्पेस एक्स कंपनी है, वन वेब कंपनी है, वो आधा पैसा ले जाती है, और चाइना में भी जो टॉप के स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादातर फंडिंग ले जाते हैं। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है। अब कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक। इंडिया में देखो सिर्फ 2 ऑपरेशनल लॉन्च पैड्स हैं, दोनों श्रीहरिकोटा में हैं। दोनों पर इसरो के मिशंस को प्रायोरिटी दी जाती है। जाहिर तौर पे प्राइवेट प्लेयर्स को 18 से 24 महीने का वेट करना पड़ता है। स्टार्टअप्स इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो जल्दी रिजल्ट दिखाना पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लो लॉन्च फ्रीक्वेंसी। देखो 2025 में ना इसरो ने सिर्फ 5 रॉकेट्स लॉन्च किए, वहीं स्पेस एक्स ने, अकेली स्पेस एक्स कंपनी है इलोन मस्क वाली, 165 ऑर्बिटल लॉन्च उन्होंने किए। कम लॉन्चेस का मतलब है कम लर्निंग, फिर हमें क्वालिटी को चेक करने के जो मौके हैं कम मिलेंगे। तो जो देसी स्टार्टअप्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट ले जाने में देरी होती है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया। नेक्स्ट है रीयूजेबल रॉकेट डिले। देखो इंडिया का जो रीयूजेबल रॉकेट सूर्य है ना, पीछे चल रहा है। अब रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए ना कैबिनेट ने 8,240 करोड़ रुपए एलोकेट किए, लेकिन इसकी जो पहली उड़ान है ना वो 2032 से पहले नहीं होगी। अगले 5 साल हम एक्सपेंडेबल रॉकेट्स चलाएंगे, यानी वन टाइम यूज वाले, जबकि दूसरी तरफ स्पेसएक्स और चाइनीज ऑपरेटर्स अभी से रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे हैं, तो वो हमसे काफी आगे निकल गए हैं। नेक्स्ट है GSLV C62 फेलियर। इसरो पर देखो डिलीवर करने का ना भारी प्रेशर है। जनवरी 2026 में हमारा RSLV C62 रॉकेट फेल हो गया था, और इसमें 15 इंटरनेशनल पेलोड्स थे जो खो गए थे। इससे हमारे जो पार्टनर्स हैं ना, जैसे नेपाल और ब्राजील, वो घबरा गए। उन्होंने अपनी जो फ्यूचर बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दी। ये दिक्कत है। फिर एक ब्रेन ड्रेन की भी प्रॉब्लम है। देखो प्राइवेट सेक्टर खुलने से ना इसरो के लोग जो हैं प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं। करीब 100 से 120 सीनियर साइंटिस्ट ने रिजाइन किया है या फिर VRS लिया है। जैसे देखो 80 लोग जो हैं, वो तो 80 साइंटिस्ट जो हैं वो URSC बेंगलुरु से छोड़ के गए, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। 20 साइंटिस्ट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से छोड़ के गए, इसरो की रॉकेट फैसिलिटी है। तो ये दिक्कत है, मतलब इसरो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में, यानी स्टार्टअप्स में। और जो स्काई रूट के को फाउंडर्स हैं ना, पवन कुमार और नागा भारत, ये दोनों भी इसरो के ही साइंटिस्ट थे। देखो प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना वैसे देश की इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्टेट प्रोजेक्ट्स भी डिले हो जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने जुलाई में रूल्स काफी टाइट कर दिए कि क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स वाले जो हैं अब उनका रिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया इसरो ने। ठीक भी है कि भाई देखो प्राइवेट सेक्टर वाले स्टार्टअप्स तो सिर्फ पैसा कमाने की सोचेंगे, लेकिन जो देश के लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं अब वो ऐसा है, उसमें प्रॉफिट बेशक ना बने लेकिन वो देश के लिए जरूरी है, तो उनमें साइंटिस्ट का काम करते रहना जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो।
और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2016 में, ये 17 में पूछा, ये 21 में पूछा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? अरे यही तो था, ये नीचे है, नीचे है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आम आदमी के लिए तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनें, ऐसी चिमनीज जिनसे धुआं निकलता है, राइट। लेकिन देखो, लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में ना हर शब्द का एक डीप मीनिंग होता है, और इंडिया में वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक कानून था। वो कानून क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इस एक्ट के सेक्शन 2J में ना इंडस्ट्री डिफाइन की गई थी। सेक्शन 2J, ये कौन से एक्ट का? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब ये जो सेक्शन है ना, ये लॉ का वो हिस्सा है जो बताता है कि कौन सी कंपनी या संस्था इंडस्ट्री मानी जाएगी। अगर देखो, अगर कोई जगह इंडस्ट्री है तो वहां पे काम करने वालों को ना वर्क्समैन माना जाएगा, उन्हें स्ट्राइक करने का और अनफेयर फायरिंग के खिलाफ में प्रोटेक्शन मिलता है। अब इससे संबंधित ना एक जजमेंट है, BWSSB केस 1978 का। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर थे, इन्होंने 1978 में लैंडमार्क जजमेंट दिया था। केस का नाम था बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस A राजप्पा। अब इस केस में ना जस्टिस अय्यर ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसे ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं। उन्होंने ये बोला था कि कोई भी एक्टिविटी इंडस्ट्री तब है अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल करती है। कौन सी 3 कंडीशंस है? कंडीशन नंबर 1, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, काम प्रॉपर तरीके से रोज हो। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच ना कोऑपरेशन होना चाहिए, मालिक और मजदूर जो है वो मिलके काम करें। फिर कंडीशन 3, गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स का या सर्विसेज का जो इंसान की जरूरतों को पूरा करे। अब जस्टिस अय्यर ने ना क्लियरली किया था कि प्रॉफिट मोटिव जो है वो इरिलेवेंट है। मतलब अगर कोई एनजीओ या हॉस्पिटल प्रॉफिट नहीं कमा रहा तब भी वो इंडस्ट्री है। सिर्फ सोवरिन फंक्शंस बाहर थे। आप पूछोगे सर सोवरिन फंक्शंस मतलब सरकार के वो काम जो देखो सिर्फ सरकार कर सकती है, जैसे पुलिस, डिफेंस या फिर लैंड ऑर्डर, इन्हें इंडस्ट्री नहीं माना गया था इस केस में। लेकिन देखो, प्लॉट ट्विस्ट आता है 2005 में। 2005 का साल था, नया केस आता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच बैठती हैं। वो डाउट रेज करती हैं, कहती हैं कि जस्टिस अय्यर की डेफिनेशन जो है इंडस्ट्री के लिए बहुत वाइड है। तो इन्होंने ना 5 जजेस की बेंच ने मामला 7 जजेस की बेंच को भेज दिया, और 7 जजेस की बेंच ने मामला भेज दिया 9 जजेस की बेंच को। अब 20 अगस्त को फाइनली 9 जजेस की बेंच ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर मतलब वर्डिक्ट दिया है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। अब ये 9 जजेस की बेंच जो है ना, इसको लीड कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत। बेंच का फैसला क्या था? बेंच ने यह कहा कि देखो, पुराने पेंडिंग केसेस के लिए ना ये जो 1978 वाला ट्रिपल टेस्ट है वो रहेगा। पहले जो केसेस पेंडिंग है उनके लिए ये 1978 वाला ट्रिपल टेस्ट रहेगा, लेकिन नए लॉ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नया लॉ कौन सा? नया लॉ था 2020 में आया था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब इस नए कोड ने ना पुराने इंडस्ट्रियल 1947 का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था ना, उसको रिपील कर दिया था। पुराना जो 1947 का इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट वाला एक्ट नहीं था, उसको रिप्लेस करके ये आया था 2020 का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो सीजीआई ने ये बोला कि नए लॉ का जो सेक्शन P है ना, अगर वो हमें समझना है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का सेक्शन P हमें समझना है, तो इसको भाई पुराना 1978 का जो ट्रिपल टेस्ट है ना, वो मत कंसीडर करो आप। समझ गए?
अब इस 9 जजेस की बेंच ने ये जो वर्डिक्ट दिया है ना, इसमें एक माइनॉरिटी व्यू भी था, जस्टिस बी नागरत्ना, इन्होंने और 3 और जजेस ने इस फैसले से असहमति जताई। और ये जो माइनॉरिटी व्यू वाले जज है ना, इनका लॉजिक क्या था? इनका लॉजिक ये था कि 1991 में ना इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लिए, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कम हो गई हैं, आज मैक्सिमम वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास में गवर्नमेंट वाली जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे वक्त में इंडस्ट्री की एक ब्रॉड डेफिनेशन वर्कर्स के लिए ना रक्षा का काम करेगी, इसलिए ट्रिपल टेस्ट को नहीं छेड़ना चाहिए था। तो ये इन 3 जजेस ने बात बोली थी जिनका माइनॉरिटी व्यू है। इवन राइटर भी यही बोलते हैं, राइटर कहते हैं कि भाई जो नया कोड है ना 2020 वाला, वो भी एक प्रकार से 1978 के इंडस्ट्री की डेफिनेशन का जो ट्रिपल टेस्ट था ना, उसी के अकॉर्डिंग था। तो नया सरकार ने कोड बनाया, नया एक्ट बनाया, तो 1978 के ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से बनाया, तो चेंज करने का मतलब ही नहीं बनता, इलॉजिकल है। और देखो, आम गलतफहमी ये है कि 1978 का जो ट्रिपल टेस्ट है ना, सिर्फ मजदूरों के फेवर में था। नहीं, 1978 के ट्रिपल टेस्ट ने ना एक बैलेंस बनाया था, समझ गए, बैलेंस बनाया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूरों के पक्ष में था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स हैं। और ये क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।